एक शहर में राधा नाम की एक लड़की अपने छोटे भाई राजू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। तभी से राधा अपने छोटे भाई की देखभाल करती थी। उनके माता पिता के जाते ही उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। पैसे न होने के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया। इसीलिए राधा फूल बेचने का काम करने लगती है। उसके पास कुछ अच्छे लोग भी आते थे जो उसे फूल के पैसे देने के साथ साथ कुछ और पैसे भी दे जाते थे। और कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो फूल तो नहीं खरीदते थे मगर उल्टा उन्हें कुछ सुनाकर चले जाते थे। राधा सड़क पर फूल बेचते हुए एक औरत को कहती है, लो मेम साहब, ये फूल ले लो, बहुत ही सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने घर में भी सजा सकते हो। चल हट यहाँ से, कोई काम धंधा नहीं क्या? सुबह सुबह आ जाते हैं मुंह उठा के। मुझे नहीं लेने तेरे फूल। तुझे देखने के बाद पता नहीं मेरे आज का दिन कैसे गुजरेगा। कम उम्र में ही बड़ी कठिनाइयों से वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। राधा भले ही भूखी रह जाती थी पर वह अपने छोटे भाई के लिए कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम जरूर कर देती थी। एक दिन ऐसे ही मुश्किल से उसने पूरे दिन मशक्कत करके सिर्फ 20 रुपए कमाए थे। वह देखकर काफी निराश होती है कि इतने कम पैसों में अब वह क्या करेगी। आज का दिन कितना बुरा था। सिर्फ 20 रुपए की कमाई हुई है। राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा, उसे भूख भी लग रही होगी। इन पैसों से मैं उसके लिए कुछ खरीद लेती हूँ। राधा अपने छोटे भाई के लिए एक दुकान से उन पैसों से छोले भटूरे खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है। ले राजू, कहाँ है? मैं तेरे लिए छोले भटूरे लाई हूँ। मगर दीदी, क्या आपने खाना खा लिया? हाँ राजू, मैंने खा लिया। तू भी जल्दी खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रहे हो। जब आप झूठ बोलते हो तो आपकी बाईं आंख फड़कने लगती है। लो, आप भी मेरे साथ खाना खाओ। फिर वह दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। राजू के लिए उसकी बहन ही उसके माता पिता थी। राधा भी राजू का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों भाई बहन में इतना प्यार था कि अगर एक झूठ बोलता तो दूसरा चुटकियों में समझ जाता था। जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी अपनी बहन के साथ फूल बेचने जाने लगा। कड़ी धूप हो या बारिश का मौसम, वे दोनों भाई बहन कभी नहीं रुकते थे। पेट भरने के लिए मजबूरन उन्हें ऐसा करना पड़ता था। वे दोनों छोटी सी उम्र में बहुत संघर्ष कर रहे थे। वे आराम से बैठकर बाकी लोगों की तरह भीख भी मांग सकते थे पर राधा की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उसे भीख मांगने से ज्यादा संघर्ष करना सही लगता था। इसीलिए उसका भाई भी उसी की तरह था। एक दिन वे दोनों भाई बहन सड़क पर फूल बेच रहे थे। तभी अचानक से राजू को चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर राधा बहुत घबरा जाती है। कोई मेरी मदद करो, देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया। राधा ऐसे ही बहुत देर लोगों से मदद मांगती रहती है पर गरीब समझकर उनकी मदद कोई नहीं करता। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सड़क किनारे उसे एक खाली ठेला दिखता है। वह अपने भाई को उस ठेले पर लिटाकर हॉस्पिटल के लिए चल पड़ती है। हॉस्पिटल पर पहुंचते ही वहां पर रखी व्हीलचेयर पर वह अपने भाई को बिठा देती है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। देखो मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, ये अपने आप बेहोश हो गया। डॉक्टर कहाँ है? मुझे उन्हें अपने भाई को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस लगती है। क्या तुम उनकी फीस के पैसे लाई हो? राधा के पास कुछ पैसे थे। वह अपने सारे पैसे काउंटर पर रख देती है। यह देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की राधा को कहती है, अरे बेटा, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं। डॉक्टर की फीस 500 है। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए पूरी फीस लाओ तभी यहाँ आना। ठीक है, मैं बाकी के पैसे अभी लाती हूँ। राधा हॉस्पिटल के बाहर जाती है और लोगों से मदद मांगती है मगर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। उल्टा लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। अरे ये सब तुम्हारे पैसे कमाने के तरीके हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे मैंने बहुत देखे हैं भीख मांगते हुए। तभी कुछ देर बाद वहां एक भला आदमी क्या हुआ बेटा?
तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? साहब, मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया है, वह बेहोश हो गया। मैं जब उसे हॉस्पिटल लेकर आई तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि डॉक्टर को दिखाने के लिए 500 रुपये लगेंगे, मगर मेरे पास 100 ही रुपए हैं, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाने से मना कर दिया। वह भला आदमी राधा को पैसे दे देता है। राधा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की फीस भर देती है। डॉक्टर राजू का चेकअप करने के बाद राधा को कहता है, तुम्हारे भाई को ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन से ही उसकी जान बच सकती है। अभी तो मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं। कुछ देर बाद ये होश में भी आ जाएगा, मगर इसकी हालत बहुत सीरियस है। हर दिन इसकी हालत और खराब होती जाएगी। 1 महीने के अंदर ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। इतना कहते ही वे डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। यह सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने भाई की चिंता सताने लगी थी। कुछ देर में राजू को भी होश आ जाता है। वह राजू को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आते ही वह अपने भाई को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद उसे डॉक्टर की दी हुई दवाई देती है और अपने भाई को सुला देती है। अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रही थी। राधा सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती है और अपने मंदिर को फूलों से सजा देती है। वह अपना नवरात्रि का पहला व्रत रखती है। राधा अपने भाई को खाना खिलाकर और दवाई देकर अपने काम के लिए निकल पड़ती है। काम पर जाने से पहले वह रास्ते में माँ दुर्गा के मंदिर माता रानी से मन्नत मांगने जाती है। हे माता रानी, आप तो सब भक्तों की पुकार सुन लेती हैं। आप इस गरीब भक्त की भी पुकार सुन लीजिए। मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए कहीं से पैसों का इंतजाम करवा दीजिए। आखिर उसके सिवा मेरी जिंदगी में है ही कौन। हर दिन उसके भाई की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। यह देखकर राधा काफी चिंतित रहने लगती है। राधा रोज खूब मेहनत कर रही थी, मगर फूल बेचने से वह इतने पैसे नहीं जोड़ पा रही थी जितने उसके भाई के ऑपरेशन में। एक दिन वह मंदिर के बाहर निराश होकर बैठी हुई थी। माता रानी से अपने भक्त की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह स्वयं एक बूढ़ी औरत का रूप बदलकर राधा के पास आती है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी चिंतित नजर क्यों आ रही है? माँ जी, मेरे भाई को एक बीमारी है। ऑपरेशन से उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर ने कहा है 1 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए है। मैं रोज खूब मेहनत कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि 1 महीने के अंदर मैं 1 लाख रुपए जोड़ पाऊंगी। बेटी, अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तेरे भाई को हिम्मत कौन देगा? मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तेरे भाई के ऑपरेशन के पैसे तो मिलेंगे ही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। बताओ माँ जी, क्या उपाय है? मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कल सुबह 6 बजे तुम इस शहर के नेहरू पार्क के पास जो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहां पर बैठकर खूब जोर जोर से रोना। तेरी हर समस्या का समाधान तुझे वहीं मिल जाएगा। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और राधा भी अपने घर लौट आती है। उन माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पीपल के पेड़ के पास जाकर रोऊं? जो भी हो, मैं उस उपाय को जरूर करूंगी। उस दिन राधा पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह 6 बजे से आधा घंटा पहले ही वह नेहरू पार्क पहुंच जाती है और पीपल के पेड़ के पास बैठ जाती है। उसी पार्क में एक अमीर आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तभी उसका कुत्ता दौड़ता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। उसी समय 6 बज जाते हैं। राधा 6 बजते ही खूब जोर जोर से रोने लगती है। वह आदमी कुत्ते का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अरे इतनी सुबह सुबह ये बच्ची यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि ये जरूर किसी परेशानी में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वह आदमी राधा के पास आता है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? साहब, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है उसका ऑपरेशन कराना होगा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूं। तो तुम रो क्यों रही हो बेटी? रोने से थोड़ी ना कोई तुम्हारी मदद करने यहाँ आएगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
उनसे कहो जहां वो काम करते हैं वहां से मदद मांगे। साहब, हमारे माँ बाप नहीं हैं। मैं और मेरा भाई फूल बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। यह सुनकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है और वह बड़े हॉस्पिटल में राजू का ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन के बाद राजू बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस दिन राधा समझ जाती है कि वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी। तभी तो उनकी एक एक बात सच हो गई। वह आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास बहुत संपत्ति थी और एक बड़ा सा बंगला जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह राधा और राजू को गोद ले लेता है और अब वे दोनों स्कूल जाने लगते हैं। उन दोनों का जीवन अब बहुत अच्छा हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता कब हमारी किस्मत चमक जाए।